गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी स्मार्ट स्टडी चलिए। देखो, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? जो इस टाइम आप पढ़ रहे हो ना, 200 300 क्वेश्चन एक एक घंटे में या 40 मिनट में 50 मिनट में, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। न कि आप MCQ सॉल्व करने जाओ 2 घंटे में 40 से 50, उसको नहीं बोलते स्मार्ट स्टडी, इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो आज बहुत बेहतरीन 2 टॉपिक खत्म करते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनोलॉजी और देन सीरोलॉजी, दोनों एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे, बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। जिनको जिनको भी डाउट था कि सर इम्यूनोलॉजी हमको नहीं समझ में आती, क्लास ख़त्म होते होते मुझे कमेंट में बता देना कि इम्यूनोलॉजी के बेसिक टू एडवांस आपको कितने अच्छे से समझ में आए। आज के बाद भूलोगे नहीं भूलोगे, या आप मुझे खुद बताओगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़, PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे एज इट इज़ मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले देखो इम्यूनोलॉजी है क्या। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? मान लो ये आपकी बॉडी, ओके, ये आपकी बॉडी है। ठीक है, यहाँ से कोई एक एंटीजन है। एंटीजन किसी भी रोग का हो सकता है, किसी भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या किया, आपके बॉडी में कर गया इंटर, आपके बॉडी में कर गया इंटर। अब अगर हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम ना होता तो आप बीमार पड़ जाते ना। तो क्या आपकी बॉडी ने कुछ तो किया जिसकी वजह से जो ये पैथोजन था जो आपके शरीर में आया था, ये अपना इफेक्ट नहीं डाल पाया। उस बॉडी ने क्या किया, उस बॉडी ने इम्यूनिटी से इस पैथोजन को किल कर दिया, डी इफेक्ट कर दिया, या इसको वीक कर दिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक से एडवांस A to Z पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात इम्यूनोलॉजी ही कहते हैं जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, ये जो बाहरी सबस्टेंस था जो आपके शरीर में आया, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। यही होते हैं जो आपके शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, उत्तेजित करते हैं। एंटीजन्स आर सबस्टेंस दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन ही वो पदार्थ होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को उत्तेजित करते हैं। यानी आपके बॉडी को कहते हैं कि भैया आपके बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आ गया है, उठो जागो और लड़ो। ठीक है, ये होते हैं एंटीजन्स। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। पहली चीज़, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीबॉडी क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। आपके शरीर के अंदर जो ये बाहरी पैथोजन आया था, जो सबस्टेंस आया था जिसने इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया? ट्रिगर कर दिया। इससे लड़ने के लिए आपके शरीर ने क्या बनाई? वाई शेप की एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। इसके बारे में स्ट्रक्चर हम डिटेल में बताऊंगा, अभी बिल्कुल टेंशन मत लो। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। इस एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजन के खिलाफ आपके शरीर द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें एंटीबॉडी कितने टाइप की होती हैं। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, गेम डी या गम दे या गम दे, कोई सा भी ट्रिक आप याद कर लो जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, गेम डी याद करोगे तो आपको क्या होगा? बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में याद हो जाएगा। ठीक है, गेम डी, सबसे ज़्यादा क्या? जी, और सबसे कम डी एंटीबॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। IgG इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड। ठीक है, सबसे पहली बात ब्लड। दूसरी चीज़ IgG, IG का क्या मतलब? इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है, तो IgG इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड। IgG रक्त में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, IgM इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ठीक है, जो IgM है ये सबसे पहली एंटीबॉडी है जो आपके बॉडी में अगर इन्फेक्शन हुआ होगा तो उस टाइम बनने वाली सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी होगी? फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी? अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो M होगी, M एंटीबॉडी। M के बारे में एक और चीज़ जान लो, M एंटीबॉडी जो होती है वो सबसे भारी होती है, सबसे भारी होती है यानी सबसे हैवी होती है। दूसरी चीज़, ये पेंटामर होती है। पेंटामर क्या सर? पेंटामर होती है, अभी के लिए याद रखो, अभी बताता हूँ क्या होती है पेंटामर। ठीक है, तो IgM होती है सबसे भारी होती है, पेंटामर होती है,
और फर्स्ट एंटीबॉडी होती है प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के दौरान बनने वाली फर्स्ट एंटीबॉडी IgM, और मोस्ट अबंडेंट सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी हो गई? IgG। दो चीज़ें याद हो गई। तीसरी चीज़ IgA फाउंड इन म्यूकोजल एरियाज लाइक स्लाइवा एंड टीयर्स। इसका बेसिक सा फंडा याद रखो, जो IgA है कहाँ पाई जाएगी? बॉडी के जितने स्राव सिक्रीशंस में पाई जाएंगी। कौन से? एंटीबॉडी IgA, ठीक है। तो IgA कहाँ पाएगी? म्यूकोजल एरिया लाइक सलाइवा भी सिक्रीशन हो गया, टीयर्स भी सिक्रीशन हो गया। दूसरी चीज़ IgA के बारे में एक चीज़ और जानो, जो मदर के ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है उसमें पाया जाता है कोलोस्ट्रम। जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम के अंदर IgA जो होती है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ कई बार एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो IgA फाउंड इन म्यूकोजल एरिया लाइक सलाइवा एंड टीयर्स, सिंपल सी एक चीज़ रखो, सिक्रीशंस में पाई जाती है कौन सी? IgA। 3 एंटीबॉडी आपके बिल्कुल खत्म हो गए। चौथी के बारे में देखो, IgE होती है वो इन्वॉल्व इन एलर्जी रिएक्शन, ठीक है। जो IG आप खांसते हो, छींकते हो, कोई धूल में मिट्टी पड़ गई आपके नाक में, आप छींकने लगे, वो IgE एंटीबॉडी की वजह से, ठीक है। एलर्जी के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल? IgE एंटीबॉडी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एंटीबॉडी हम पढ़ रहे हैं तो एंटीबॉडी के बारे में हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। एंटीबॉडी कैसी होती हैं? वाई शेप की होती हैं। वाई शेप की एंटीबॉडी होती हैं। कैसे जुड़ती हैं आपस में? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं। और दूसरी चीज़, 2 हैवी चेन, ये 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन इसके पास होती हैं एंटीबॉडी के पास। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। बेसिक क्या देख रहे तुमने? एंटीबॉडी होती हैं वाई शेप की होती हैं, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से मिलकर बनी होती हैं। 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। ये जो आगे का पार्ट होता है वाई शेप का, इसको बोलते हैं हम एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब जो एंटीजन आएगा वो आके यहीं पे बाइंड हो जाएगा, यहीं पे चिपक जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये सिंपल सी बात हो गई। दूसरी चीज़, जो ये ऊपर वाले पार्ट होते हैं लाइट चेन, ये होते हैं वेरिएबल चेन, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल चेन। तीसरी चीज़ देखो, इसको हम बोलते हैं फैब रीजन, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं FC रीजन। अभी इतना चीज़ याद हो गया, FC फैब अभी सब आ गया आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके क्लियर है। एंटीबॉडी का बिल्कुल पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। T सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। CMI बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कोशिका आधारित प्रतिरक्षा। कोशिका आधारित प्रतिरक्षा जो T सेल्स होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके CMI के लिए, और जो B सेल्स होती हैं वो होती हैं रिस्पॉन्सिबल ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। ये दोनों लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि CMI के लिए कौन सी जिम्मेदार होती हैं, तो T सेल सेंसर लगाने का। ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? B सेल लगा देना आंसर, बिल्कुल नाक बंद करके लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ें और क्लियर हो गई। आगे हम बात करें मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करती हैं? इनग्लफ एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे पैथोजेंस हैं यहाँ पर, तो ये मैक्रोफेज आएगी, फिर धीरे से इस पैथोजन को अपने अंदर कर लेगी, उसे इनग्लफ कर लेगी, खा लेगी। ये स्टेप हो गया। इसको हम बोलते हैं इनग्लफिंग प्रक्रिया, ठीक है। मैक्रोफेज करती हैं। मैक्रोफेज रोगाणुओं को निगल कर नष्ट करते हैं। ये चीज़ें इतनी क्लियर। आगे हम बात करें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हेल्प इन टिश्यू मैचिंग। टिश्यू मैचिंग कहाँ आता है? जैसे किसी का हो रहा हो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा हो, आप मान के चलो कि दूसरे, जैसे किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है। आपका लीवर हट गया, किसी दूसरे के लीवर जो ट्रांसप्लांट हो रखा है वो आपके शरीर में लग गया। अब शरीर के लिए वो क्या है? वो शरीर के लिए तो फॉरेन पार्टिकल है, तो शरीर के एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? उस पर अटैक कर देंगी, क्योंकि वो तो अपने शरीर के अंदर किसी बाहरी चीज़ को तो नहीं आने देंगी। इतनी चीज़ क्लियर। अब उस पर अटैक कर देंगी तो उससे पहले क्या करना होता है? हमें टिश्यू मैच कराना होता है। टिश्यू मैच कराना होता है, जिसका टिश्यू मैच करेगा हम उसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। इसमें हेल्प कौन करेगा? ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, ठीक है। HLA में टिश्यू मैचिंग में हेल्प करती हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। इतनी चीज़ें क्लियर। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्हांस एंटीबॉडी फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करती हैं? एंटीबॉडी की फंक्शंस को बढ़ा देती हैं। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होती हैं
एंटीबॉडी की प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं, जिससे शरीर आपका और मजबूत होता है। आगे हम बात करें ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन बॉडी। अब भाई इम्यून सिस्टम क्या करती है, आपके शरीर से बाहर से जो पैथोजेंस आया था उस पर अटैक कर रही थी। लेकिन अगर आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स आपकी ही बॉडी पर अटैक कर दे, जैसे कोई आदमी आपने देखा होगा उसके सिर पे हर जगह बाल है, कुछ निश्चित क्वाइन जैसा एरिया होता है जहाँ पर वो टकला होता है, कुछ क्वाइन जैसा एरिया कहीं कहीं पे कहीं भी हो सकता है ये पूरे शरीर में। क्यों होता है ये? इसको हम बोलते हैं एलोपेसिया एरिएटा। ये एरिएटा इसीलिए इसको बोलते हैं एलोपेसिया एरिएटा। ये एक निश्चित एरिया पर होता है क्योंकि भूलवश अपनी एंटीबॉडीज अपने ही शरीर के बालों के जड़ों पर अटैक कर देती हैं, तो ऐसे होती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी देख लो, उसमें भी क्या होता है, अपने ही शरीर के एंटीबॉडीज अपने जॉइंट्स पर अटैक कर देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। ठीक है, तो यही ऑटो इम्यूनिटी व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन बॉडी, यानी अपने ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी पर अटैक कर दे, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर। आगे हम बात करें एलिजा इज यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन सीरम। एलिजा क्या करती है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करने में काम आती है अपने सीरम में। ठीक है, एलिजा का उपयोग कहाँ करते हैं, सीरम में एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए। एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिस्पॉन्स। एलर्जी क्या है, अपने ही शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स है, लेकिन हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स है। आप छींक रहे हो, लगातार छींकते ही जा रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ, आपका इम्यून हाइपर सेंसिटिव हो रखा है, इसी को हम बोलते हैं एलर्जी। तो प्रतिरक्षा तंत्र की एलर्जी जो होती है, प्रतिरक्षा तंत्र की अति संवेदनशील प्रतिक्रिया है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी हो रखी है किसकी, आपके इम्यून रिस्पॉन्स की, इसी को हम बोलते हैं एलर्जी। इतने चीज़ें क्लियर। वैक्सीन प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या प्रोवाइड करती हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये क्या वाला है, ठीक है, अभी समझो। वैक्सीन, जैसे आप 5 साल के रहे होगे तो आपको लगी होगी, मान के चलो एक पोलियो की वैक्सीन जो आप बचपन में ड्रॉप पीते आते हो, उससे क्या होता है, वैक्सीन तो आपने ले ली, लग गई आपको, इंजेक्शन के दौरान मान लो कोई वैक्सीन लगी। ठीक है, अब पहली बात तो वो क्या है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, मुझे ये बताओ। इंजेक्शन द्वारा किसी ने लगाई है तो नेचुरल तो है नहीं, वो आर्टिफिशियल है। इतनी चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन में क्या होती हैं, जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, जिंदा तो होते हैं लेकिन बहुत वीक होते हैं। अब वो आपके बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे तो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे। अब ये तो वीक हैं, आपको बीमार तो कर नहीं सकते, ऊपर से आपकी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ थी इन्होंने अटैक करके आपके बॉडी में इसके खिलाफ स्मृति बना ली, यानी मेमोरी बना ली। अब दोबारा से अगर ये पैथोजेंस आपके बॉडी में अटैक करेंगे तो क्या करेगी, आपकी बॉडी तो उसके खिलाफ मेमोरी बना के रखी हुई है, आपको नहीं बीमार पड़ने देगी, फटाक से क्या करेगी, सारे को किल कर देगी। इतनी चीज़ें क्लियर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वैक्सीन आर्टिफिशियल हैं लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी आपकी शरीर एक्टिवली उन्हें मार देती है, खुद मारती है शरीर, वैक्सीन नहीं मारता है, आपकी शरीर खुद मारती है अगर वो दोबारा से पैथोजेंस आपके शरीर पे अटैक करे तो। इतनी चीज़ें क्लियर। पैसिव इम्यूनिटी समझो। पैसिव इम्यूनिटी इज गिवन थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडीज। अब ये तो आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी थी, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होती हैं आपके शरीर में प्रोवाइड करा दी जाती हैं, इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। आगे हम बात करें थाइमस वेयर टी सेल्स मैच्योर। ठीक है, थाइमस क्या होती हैं, जहाँ पर टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, मैच्योर होती हैं। ठीक है, द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसको समझो। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी है, अभी मैंने बताया, मान लो कोई पैथोजन है, वो अगर आपके शरीर पे, जैसे आपके ऊपर खांसी का एक वायरस या जुकाम का एक वायरस ने अटैक किया, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पहले आपके बॉडी में जनरेट होगा, यानी इस पैथोजन से आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, स्लो रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन मारेगी तो इसे, लेकिन काफ़ी टाइम लगाएगी, इसे पहचानेगी, इसके खिलाफ मेमोरी बनाएगी, देन इसे किल कर देगी। इस प्रक्रिया में करीब टाइम लग जाते हैं, 1 से हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, फिर वही पैथोजन कि भैया चलो फिर से चलते हैं इसके शरीर पे, मस्त इसको बीमार करके आए थे, वापस से आपके शरीर पे आई, अटैक किया, लेकिन अब क्या हुआ, आपके बॉडी ने क्या कर लिया, मेमोरी बना ली थी उसके खिलाफ जब वो पिछले बार आई थी, कि भैया हम तो तुम्हें पहचान के रखे हैं, बस तुम आ जाओ मेरे शरीर के अंदर। जैसे भाई साहब ने आपके शरीर में एंटर किया,
फटाफट से इनकी किलिंग कर दी गई, एंटीबॉडीज़ ने इनकी किलिंग स्टार्ट कर दी। और वो क्या होती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फास्टर होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, फटाफट से बिल्कुल बिना देरी लगाए। लेकिन जब पहली बार घुसे थे भाई साहब, तो वो इम्यून सिस्टम स्लो था, वीक था, आप कई दिन तक खांसते रहते हो, आपको जुकाम हो जाता है। ये बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर। आगे देखो पार्ट 2, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। अब ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, और बेसिक से ही कई सारे आपके क्वेश्चन अटक जाएंगे एग्जाम में, ये भी गारंटी है। और थोड़ा आगे बात करें, हमने बात की थी जो एलर्जी होती है वो किससे होती है, आईजीई से होती है ना मेरे भाई। अब आईजीई एलर्जी होती है वो किससे होती है, हाइपर सेंसिटिविटी से होती है, हाइपर सेंसिटिविटी से हो रही है। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज आईजीई मेडिएटेड, जैसे एलर्जी हो गई या अस्थमा हो गई। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसके भी टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो आईजीई मेडिएटेड है, जैसे एलर्जी या अस्थमा। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होंगे, आईजीजी इन्वॉल्व होंगे या आईजीएम इन्वॉल्व होंगे, यानी अब एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी। क्या इन्वॉल्व होंगी, जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगी इसमें आईजीजी इन्वॉल्व होंगे या आईजीएम इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया। अब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी आई, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स, जैसे SLE। तो हमने बात की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, टाइप 1 में क्या आया, आईजीई मेडिएटेड, जैसे एलर्जी, अस्थमा। टाइप 2 में क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी में या तो आईजीजी आएगी या आईजीएम आएगी, एग्जाम्पल हीमोलिटिक एनीमिया। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या आएगा, आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स शामिल होगा, जैसे SLE। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज डिलेड। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, लेट होती है, डिलेड होती है, और टी सेल मेडिएटेड होती है। टी सेल मेडिएटेड मतलब CMI, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बेस्ड होती है, जैसे टीबी टेस्ट, मॉन्टॉक्स, सिंपल सी बात ले लो। मॉन्टॉक्स लगाते हो ना टीबी की टेस्टिंग के लिए, स्किन में लगाते हो, उसके बाद आप उसको बुला के दोबारा काफ़ी दिनों बाद आप क्या करते हो, उसकी जांच करते हो, उस एरिया को देखते हो, घेरे रहते हो, उसकी आकार आकृति देखते हो कि उसमें कोई चेंज है कि नहीं है। तो क्या हो गया, वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, जैसे टीबी टेस्ट, एग्जाम्पल मॉन्टॉक्स। ठीक है, ये सिंपल सी बात, इतनी क्लियर, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटीज। ठीक, आगे बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडोमा टेक्निक। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, कैसे बनती हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक द्वारा बनती हैं। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट हैं। CD4 क्या होती हैं, टी हेल्पर्स होती हैं। CD4 को हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल। और CD8 को हम क्या बोलते हैं, CD8 इसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। दोनों में डिफरेंस याद कर लिया। जो CD4 होती हैं यही कहलाती हैं टी हेल्पर, और CD8 यही कहलाती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। इन दोनों में डिफरेंस याद कर लो। आगे देखो, फैगोसाइटोसिस क्या है, ये कई बार आपने नाम सुना होगा। फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनग्लफिंग माइक्रोब्स। फैगोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों को निगला जाता है। ठीक है, ये कोई सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब एनिमल है। ठीक है, एनिमल कह रहा हूँ, सॉरी, माइक्रोब्स है। यहाँ से आपकी सेल आएगी मैक्रोफेज, ये क्या करेगी, इसे धीरे से पहले यहाँ से ऐसे अटैच होगी, देन अगले स्टेप में इसे इनग्लफ कर लेगी, अपने अंदर कर लेगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, निगलना। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन। अब इंटरफेरॉन्स के बारे में एक चीज़ जानने से पहले एक चीज़ समझो, आपके शरीर के बैरियर्स ऑफ बॉडी कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक बैरियर। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कारिकी। तीसरा होता है साइटोकाइन बैरियर और देन चौथा होता है आपका सेलुलर बैरियर। ठीक है, एग्जाम्पल याद देख लो भैया। फिजिकल बैरियर यानी आपके शरीर से जो फिजिकली माइक्रोब से या छोटे एनिमल से बचा रही, जैसे आपका स्किन हो गया,
स्किन क्या करती है, कई सारे माइक्रोब्स को आपके शरीर के अंदर जाने से रोक लेती है। तो ये फिजिकल हो गई, भौतिकी हो गई। फिजियोलॉजिकल, जो कुछ कार्य करके बचाए, जैसे आपके लार हो गए, सलाइवा हो गया, आंसू हो गया। आंसू भी कई सारे माइक्रोब्स को किल कर देता है। आंसू हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, आपका म्यूकस हो गया, म्यूकस हो गया। इसके अलावा और फीवर, फीवर भी होता है। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे है सर? समझा रहा हूँ ना मेरे भाई। देखो, फीवर में क्या होता है, आपका शरीर हीट हो जाता है। हीट हो जाता है, आपका शरीर हीट होगा। आपके शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे या माइक्रोब्स होंगे जो हीट सेंसिटिव होंगे। वो क्या होंगे, आपकी इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो किल हो जाते हैं। तो फीवर भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। देन आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, इंटरफेरॉन्स, जो मैंने अभी यहाँ बताया, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ये देखो एक सेल है, इस पर मान लो एक वायरस ने अटैक किया। ये सेल तो कही मैं तो गया, इस सेल ने क्या बोला, मैं तो गया, मैं तो गया। अब इसने क्या किया, अपने अंदर से इंटरफेरॉन निकाले, और जो इसके पास का सेल था उसको पहले बता दिया कि मैं तो गया, तू मत जाइयो। तो ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन्स के द्वारा पहचान जाएगा कि इस वायरस ने अटैक किया है, अब मेरे ऊपर आएगा। तो इससे उससे इस सेल से इसने अपने पहले ही पा लिया कि मैं इन्फेक्टेड होने वाला हूँ। तो इंटरफेरॉन्स निकाल के, इंटरफेरॉन्स द्वारा वो एक सेल अपने आसपास के सेल्स को इन्फेक्टेड होने से बचाती है। खुद तो चली जाएगी, लेकिन अपने आसपास के जितने सेल्स रहेंगे उनको बचा लेगी। इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया साइटोकाइन बैरियर। फिर लास्ट बैरियर आता है आपका सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, इसमें आपके शरीर की सेल्स द्वारा रक्षा होती है, जैसे टी सेल्स हो गई, बी सेल्स हो गई। तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर बैरियर। तो ये 4 बैरियर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सुनते जाओ। लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप एंटीजन। लिम्फ नोड क्या करते हैं, लिम्फ को फिल्टर करते हैं और एंटीजन को ट्रैप करते हैं। अब नाम से पता चल रहा है, नोड है, गांठें होंगी, तो क्या करेंगे, ट्रैप। ट्रैप मतलब एंटीजन्स आएंगे, गांठों में फंस जाएंगे, सिंपल सी बात हो गई। स्प्लीन फिल्टर्स ब्लड एंड रिमूव ओल्ड आरबीसी। अब ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड या कब्रगाह किसको हम बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। तो स्प्लीन के फंक्शंस क्या क्या हो गए, फिल्टर करेगी ब्लड को और रिमूव ओल्ड आरबीसी। कैसे रिमूव करेगी, फैगोसाइटोसिस करके, फैगोसाइटोसिस, इंगल्फ करेगी, खाएगी। तो स्प्लीन को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रगाह, इसका फंक्शन है फिल्टर ब्लड एंड रिमूव ओल्ड आरबीसी। आगे हम बात करें एनके सेल। एनके सेल को क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल। डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल। जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो मैं बोल रही थी मैं तो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई। या ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल क्या होती हैं, एक सेल है, उसके अंदर इतनी तेजी से सेल डिवीजन होने लगे कि वो ट्यूमर एक गांठ बना ले, इसको हम बोलते हैं ट्यूमर सेल। इसको क्या करेगी, नेचुरल किलर सेल इसको भी मारेगी और जो वायरस इन्फेक्टेड सेल थी उसको भी मारेगी। तो इसी को हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल वायरस ग्रस्त कोशिकाएं और कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं दोनों को नष्ट करेंगी। फिर आगे हम बोले प्लाज्मा सेल्स आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स वे बी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, इतना भी बात याद रखो। मेमोरी सेल्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। अब ये कैसे सर, मेमोरी जो हमारे शरीर में पैथोजन आया था तो हमारे शरीर ने जो मेमोरी बनाई थी वो लॉन्ग टर्म होती है। हाँ बिल्कुल होती है। आप 5 साल के थे या 3 साल के थे तभी से आपको वैक्सीन लगा हुआ है। जिस भी तरह का वैक्सीन आपको लग गया, आप दोबारा क्या उस पैथोजन से इन्फेक्टेड हुए, नहीं हुए। वैक्सीन आपको बताओ कितने बचपन में लगी थी, अभी आप 25-26 साल के हो गए हो, तो क्या आप अभी भी उससे ग्रस्त हो रहे हो, बार बार नहीं हो रहे हो। तो ये सिंपल सी बात है, अभी तक आपकी मेमोरी में वो चीज़ अपडेटेड है कि अगर उस टाइप का पैथोजन मेरे शरीर में आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ क्लियर है। तो मेमोरी सेल्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसीज जिसे हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इंक्लूड डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड बी सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में क्या होती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं और बी सेल्स शामिल होती हैं।
एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट इन्हांस इम्यून रिस्पांस इन वैक्सीन। वैक्सीन जो बनती हैं उसके अंदर एडजुवेंट पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है? इम्यून रिस्पांस इन्हेंस हो जाता है। आगे बात करें हम एटेंडुएट। एटेंडुएट क्या करता है? वैक्सीन्स होती हैं यूज्ड वीकेंड लाइव ऑर्गेनिज्म। अब वैक्सीन किस पे आधारित थी? वैक्सीन्स जो आधारित थी वो आपके मेमोरी पे आधारित थी। मेमोरी आपकी कब एक्टिवेट होगी? जब उसके पास लाइव पैथोजन आएगा। लाइव पैथोजन यानी जिंदा पैथोजन आएगा। तो वैक्सीन में क्या होता है? लाइव लेकिन वीक, जो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे पैथोजेंस आपके शरीर के अंदर डाल दिए जाते हैं। ऐसे लाइव पैथोजेंस और वीक पैथोजेंस आपके शरीर के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी याद कर लेती है कि हाँ ये पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर आया था, दोबारा नहीं आना चाहिए, बस एक बार आ गया बहुत है। ठीक है, अब इस मेमोरी से क्या होगा? मेमोरी बन जाएगी तो अब आपका शरीर सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए तैयार होगा। वो जैसे ही आएगी आपके शरीर में वापस से पैथोजन, आपका शरीर किल कर देगा, खचैक, बात खत्म। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे हम बात करें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स यूज्ड किल ऑर्गेनिज्म। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स भी होती हैं कुछ जो किल्ड ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ करती हैं। देखो, वीक होंगी तो वो तो मेमोरी बनवाएंगी, जो किल्ड ऑर्गेनिज्म है तो वो भी आपके शरीर में जाएंगे, हैं तो वो फॉरेन पार्टिकल्स, शरीर आपका तब भी लड़ेगा। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो होती हैं वो किल्ड ऑर्गेनिज्म पर आधारित होती हैं, और एटेंटुएटेड वैक्सीन्स होती हैं वो लाइव ऑर्गेनिज्म पर आधारित हैं। दोनों में डिफरेंस याद रखना। टॉक्साइड वैक्सीन्स क्या होती हैं? टॉक्साइड वैक्सीन्स यूज्ड इन एक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। टॉक्साइड वैक्सीन्स निष्क्रिय बैक्टीरियल टॉक्सिन्स पर आधारित हैं। इनएक्टिवेटेड, ये मत सोचना कि किल्ड नहीं है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं। और कौन सी? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, इसको हम बोलते हैं टॉक्साइड वैक्सीन्स। इतनी चीज़ क्लियर है। सीरोलॉजी इज यूज टू डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी, ये तो अभी खैर आगे देखेंगे सीरोलॉजी में। और लेवल को इंक्रीज करती है इम्यूनोलॉजी में। द इम्यून सिस्टम हैज़ टू मेन टाइप, एक इन्नेट एक एडाप्टिव। ठीक है, इन्नेट और एडाप्टिव ये क्या डिफरेंस है? इन्नेट को हम बोलते हैं जन्मजात और एडाप्टिव को बोलते हैं हम अर्जित या उपार्जित, दोनों बोल दो। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम के कितने टाइप? 2 टाइप्स, या तो हो गया इन्नेट या तो हो गया एडाप्टिव, या एक्वायर्ड भी बोल सकते हो, एक्वायर्ड भी बोल सकते हो, उपार्जित। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या है इन्नेट, क्या है एडाप्टिव? इन्नेट होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। आप बचपन में मान के चलो आपका जन्म तुरंत का हो रखा है, अभी आपको ना कोई वैक्सीन लगी ना कुछ लगा। अब आपके इन्वायरमेंट तो बहुत सारे पैथोजेंस है ना, वो क्या करेंगे? आप पे अटैक तो करेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो आपके शरीर को कौन बचाएगा? इन्नेट इम्यूनिटी बचाएगी। जो जन्मजात है, जो आप बचपन से लेके आए हो या अपने माँ द्वारा प्राप्त किया है, उसको बोलते हैं एडाप्टिव। सॉरी, जो आपने बचपन से प्राप्त किया जिसको हम बोलते हैं जन्मजात। तो ये गैर विशिष्ट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। आपके इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया भी पाए जा सकते हैं, आपके इन्वायरमेंट में वायरस भी पाए जा सकते हैं, आपके इन्वायरमेंट में फंजाई भी पाए जा सकते हैं, पैथोजेंस भी पाए जा सकते हैं, पैरासाइट्स भी पाए जा सकते हैं। तो ये क्या आपका शरीर सोचेगा क्या कि नहीं मैं वायरस आएगा तभी मारूंगा, या मैं पैथोजेंस आएगा तभी मारूंगा, या मैं बैक्टीरिया आएगा तभी मारूंगा? नहीं, ये बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होता है। इनमें से कोई भी आएगा आपका शरीर लड़ेगा। तो ये क्या होती हैं? इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, शरीर की पहली सुरक्षा पंक्ति होती हैं, याद रखना। आगे बात करें एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, यानी एंटीजेनिसिटी वह क्षमता है जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ऐसी एबिलिटी जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाए? जनरेट हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजेनिसिटी। याद कर लोगे। हेप्टेंस आर इनकम्प्लीट एंटीजेंस दैट बिकम एंटीजेनिक व्हेन कंबाइंड विद कैरियर्स। हेप्टेजेंस वे अधूरे एंटीजन होते हैं जो वाहकों से जुड़कर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये भी चीज़ याद रखना। हेप्टोजेंस क्या है? हेप्टोजन इनकम्प्लीट एंटीजेंस की बात आए, कई बार एग्जाम में आता है इनकम्प्लीट एंटीजेंस का नाम बताओ, तो हेप्टेंस नाम बताना। ठीक है, हेप्टेंस। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ऑप्सोनाइजेशन इज अ मार्किंग ऑफ एंटीजन फॉर फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें एंटीजन को निगलने के लिए मार्क किया जाता है। कोई एंटीजन आपके शरीर में आ गई, इसको मार्क कर दिया जाएगा कि इसे इनगल्फ करना है, इसे खाना है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, मार्क कर दिया जाएगा इसे फैगोसाइटोसिस के लिए। साइटोकाइंस क्या है? साइटोकाइंस आर सिग्नलिंग प्रोटीन इन इम्यून रिस्पॉन्स।
साइटोकाइंस क्या है? प्रतिरक्षा प्रक्रिया में सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, सिग्नल प्रदान करते हैं। मैंने बताया आपका एक सेल साइटोकाइन बैरियर जैसे इंटरफेरॉन एग्जांपल हो गया। साइटोकाइंस का एग्जांपल याद रखना, इंटरफेरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, याद रखना। मैंने बताया था एक सेल है, ये वायरस से मान लो इन्फेक्टेड हो गई, तो अपने से क्या निकाला इसने? इंटरफेरॉन्स निकाला। तो इंटरफेरॉन्स या साइटोकाइंस ये सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं, ये इसने आसपास के सेल्स को सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे कि मैं तो गया भैया, तू मत जाइयो। मतलब इस पैथोजेंस के इससे पहुंचने से पहले ये सब उसे मार देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे मैं बताऊं तो इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ साइटोकाइन। इंटरल्यूकिन्स बोल लो, इंटरफेरॉन्स बोल लो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? साइटोकाइंस के एग्जाम्पल हैं। TNF अल्फा इज एन इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। TNF अल्फा क्या है? एक सूजन उत्पन्न करने वाला साइटोकाइन है, ये भी याद रख लेना, कभी कभार पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मेजर ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम आर थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड बोन। ये क्या होते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से? थाइमस, स्प्लीन, प्लीहा, लिम्फ नोड्स और बोन मैरो। अब ये देखो प्रतिरक्षा तंत्र के मुख्य अंग, समझ रहे हो क्या? एक होते हैं, देखो दो तरीके के, एक होते हैं प्राइमरी ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी जैसे बोन मैरो और थाइमस, ये प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी में आपका आएगा स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो। अब समझो कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ये कैसे याद रखें। ठीक है, समझो। देखो, आपने एक कोर्स किया DMLT या BMLT, ओके। आपने किससे, कहाँ से किया? ये किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज से किया। फिर आप क्या किया? एग्ज़ाम देने गए कहाँ? सेंटर पे। ठीक है, दो चीज़ें समझना। आपने कोर्स किया, देन एग्ज़ाम देने सेंटर पे गए। आप जहाँ पर मैच्योर हो रहे हो या परिपक्व हो रहे हो या फॉर्म हो रहे हो, कहाँ हो रहे हो? कॉलेज में हो रहे हो। अब यहाँ से परिपक्व होके, मैच्योर होके आप गए एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर पे आप क्या करोगे? फाइट करोगे, कॉम्पिटिट करोगे। ठीक, तो ये जहाँ पर आप मैच्योर हो रहे हो, आपका फॉर्मेशन हो रहा है, आप परिपक्व हो रहे हो, वो होता है प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन। वहाँ पर आप क्या हो रहे हो? मैच्योर हो रहे हो, फॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पर आप फाइट करोगे वो होगा आपका सेकेंडरी। जहाँ पर आप फाइट करोगे या जहाँ पे आप स्टोर होगे वो आपका सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का सारा टेंशन खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताऊं, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। मैंने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर्स बताई थी, ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। चेन आपस में कैसे जुड़ती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ती हैं। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई? ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, एपीसीज बोलते हैं इसको। चौथी चीज़ मैंने क्या बताई? ये इसको आगे वाले को बोलते हैं फैब पार्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं FC पार्ट। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। तो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर हैव कंसिस्टेड ऑफ 2 हैवी और 2 लाइट चेन। द वेरियल रीजन ऑफ एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन, जो मैंने बताया इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। यही क्या बोलती हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट वो होती हैं, यही एंटीजन यहीं पे आके बाइंड होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर। न्यूट्रलाइजेशन इज ब्लॉकिंग ऑफ पैथोजन एक्शन बाय एंटीबॉडी। न्यूट्रलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एंटीबॉडी रोगाणु की क्रिया को रोक देती है। अब देखो फैब रीजन क्या है? मैंने बताया था फैब रीजन क्या होगी? फैब रीजन ऑफ एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन। जो ऊपर का पार्ट था इसको हम बोले थे फैब रीजन। ये क्या होती हैं? यहीं पर एंटीजन बाइंड्स होते हैं। और FC रीजन बाइंड टू इम्यून सेल। जो ये FC रीजन होती है ये इम्यून सेल से बाइंड होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, अब देखो मैंने जो पूछा था आपसे क्वेश्चन, यहाँ पर आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में क्या बना? B सेल्स बना, आपके थाइमस में आपके T सेल्स बने। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और टॉन्सिल। ये सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी क्या हुआ? जहाँ से आपने DMLT BMLT जो भी कोर्स किया। और सेकेंडरी क्या हुआ? जहाँ एग्जाम दिया। इतनी चीज़ क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ो।
क्लोनल सेक्शन ऑकर्स व्हेन अ स्पेसिफिक बी और टी सेल एक्टिवेटेड। क्लोनल सेक्शन तब होता है, क्लोनल सिलेक्शन तब होता है जब कोई विशिष्ट बी या टी सेल्स एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तब जाकर क्लोनल सेक्शन बनता है। एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी पहली चीज़, कोई दो चीज़ को जोड़ना, ये दोनों चीज़ आपस में जुड़ जाए, इसको हम बोलते हैं एफिनिटी। तो अफिनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन एंटीजन एंटीबॉडी बॉन्ड। जैसे आपकी एंटीबॉडी थी, इसके ऊपर एंटीजन जुड़ा, तो ये इससे कितनी तेजी से जुड़ा, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एफिनिटी। इस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन एंटीजन एंटीबॉडी बॉन्ड, यानी उस एंटीजन एंटीबॉडी बंधन की ताकत को हम क्या बोलते हैं? एफिनिटी बोलते हैं। एडिविटी क्या बोलते हैं? एविडिटी इज द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब कई सारे एंटीजन एंटीबॉडी हैं, एक दो तो है नहीं, तो इस मल्टीपल एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस की इंटरेक्शंस को, स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल स्ट्रेंथ को बोलेंगे एविडिटी। और एक के बोलेंगे एफिनिटी और कई सारों के बोलेंगे एविडिटी। इतनी चीज़ क्लियर है। अब एग्लूटिनेशन क्या है? एग्लूटिनेशन इज ए क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू एंटीबॉडी बॉन्डिंग। मतलब एग्लूटिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एंटीबॉडी के कारण कण आपस में चिपकते हैं। आपने किया होगा, क्या किया होगा? ब्लड ग्रुपिंग किया होगा। 3 ड्रॉप आपने ब्लड डालते हो, मैं बार बार बताता हूँ। इसके ऊपर आप डालते हो, मान के चलो, एंटी सीरा ए, इसके ऊपर डालते हो एंटी सीरा बी, इसके ऊपर डालते हो एंटी सीरा डी। 3 चीज़ें डाले। अब जहाँ पर मान के चलो ए ब्लड ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लम्प कर जाएगा। इस प्रक्रिया को क्लम्प कर जाता है, इसी को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन इसी को हम बोलते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसमें एंटीबॉडीज़ के कारण कण आपस में चिपकते हैं, यानी इसी एंटीबॉडीज़ के कारण इसमें एग्लूटिनेशन हुई, क्लॉट हुआ और ये जुड़ गए आपस में, कण आपस में चिपक गए, तो इसी को बोलते हैं क्लम्पिंग। और ये विजिबल होती है, आंखों से दिखती है। इतनी चीज़ क्लियर है। और थोड़ा इंक्रीज करते हैं लेवल को इम्यूनोलॉजी में। इससे बाहर क्या पूछेगा यार, क्या पूछेगा इससे बाहर? ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास चल रही है। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट में फीडबैक दे दो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। दूसरी चीज़ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार व्यूज़ चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे कितने आ रहे? 1,1200। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, आगे हम बात करें। लाइव एटेंटुएटेड वैक्सीन्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, यानी जीवित कमजोर वैक्सीन मजबूत और लंबी प्रतिरक्षा देती है। जैसे मैंने बताया, किसी भी बैक्टीरिया को आपने किल्ड कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, वो तो किल हो गया। और दूसरी चीज़ होती है, जिंदा तो है लेकिन क्या है, ये इतने वीक्स हैं कि आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उल्टा आपके शरीर में आएंगे तो आपका शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। तो जो लाइव एटेंटुएटेड वैक्सीन्स होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग, यानी अब मेमोरी बन गई तो मेमोरी सिंपल सी बात है लॉन्ग लास्टिंग होती है। मेमोरी जो बन गई तो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, सीधी सी बात ये लाइव वाले के लिए। किल्ड वैक्सीन आर सेफर बट मे नीड बूस्टर्स। जो किल्ड वैक्सीन्स होती हैं सेफ तो होती हैं, लेकिन कभी कभी इनको बूस्टर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि किल्ड वैक्सीन से एक बार मार के पहले ही मराई आई शरीर में, तो ऐसे से याद कर लो। एडजुवेंट्स की बात करें, लाइक एल्यूमिनियम साल्ट हो गया, इन्हांस वैक्सीन इफेक्टिवनेस। जो एल्यूमिनियम साल्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? एडजुवेंट्स होते हैं। ये वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। एंटीबॉडी टाइटर इंडिकेट द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड। एंटीबॉडी टाइटर ब्लड में एंटीबॉडी की मात्रा को दर्शाती है। आइसो एंटीजन्स आर एंटीजन्स फाउंड इन सम इंडिविजुअल्स ऑफ सम स्पीसीज। आइसो एंटीजन एक ही प्रजाति के कुछ व्यक्तियों में पाई जाने वाली एंटीजन्स होती हैं। आइसो एंटीजन मतलब सेम एक ही प्रजाति के कुछ व्यक्तियों में पाई जाने वाली एंटीजन्स होती हैं, ये चीज़ याद रखना। जाइमोसन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है दैट एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस। जाइमोसन एक पॉलीसैकेराइड है जो मैक्रोफेज को सक्रिय करता है। क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे, मैक्रोफेज को एक्टिवेट कौन करता है? आंसर लगा के आ जाना, जाइमोसन। ठीक। पैम्प्स या पीएमपीज जिसको बोलते हैं, आर रिकॉग्नाइज्ड बाय पीआरआरस ऑन इम्यून सेल। इम्यून सेल के ऊपर क्या होता है? पीआरआर होता है, जो कि पीएमपीज को पहचान लेता है। ठीक है। डीएएमपी के बारे में बात करें, ये रिलीज की जाती हैं फ्रॉम डैमेज और डाइंग सेल। डी फॉर डैमेज, डी फॉर डाइंग। डाइंग मतलब जो मरने वाली होती हैं, मर गई होती हैं, और डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त या चोट लगी होती हैं। इस सेल द्वारा क्या निकलता है? डी फॉर डीएएमपीज। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। टीएलआर का फुल फॉर्म क्या है? टोल लाइक रिसेप्टर्स।
डिटेक्ट माइक्रोबियल कंपोनेंट, यानी TLR क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के कंपोनेंट्स को, घटकों को पहचानते हैं। अच्छा भाई, कोई सूक्ष्म जीव, कोई माइक्रोब्स आपके अंदर आया है, इसके घटक, इसके कंपोनेंट्स आपको पता होंगे आपकी बॉडी को, तभी तो इसके ऊपर क्या करेगी, मैक्रोफेज इसके ऊपर अटैक करेगी, इसको इनगल्फ करना है या किल करना है, क्या करना है। तो इसके अंदर के कंपोनेंट्स को कौन पहचानता है, TLR पहचानती है, टोल लाइक रिसेप्टर्स। NK सेल किल विदाउट प्रियर सेंसिटाइजेशन, NK सेल्स बिना पूर्व संवेदन के ही मार देती हैं, तुरंत मारेंगी भैया, तुम अंदर आए शरीर के, नेचुरल किलर सेल एक्टिव, फट से जाके किल कर देंगी, कोई सेंसेशन नहीं। ठीक है, आगे हम बात करें इम्यूनोग्लोबिन डी, जिसको हम बोलते हैं IgD। ये प्रेजेंट होती हैं ऑन नए बी सेल्स या नवागत बी सेल्स, जो नई नई बी सेल्स बनी होती हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन डी या IgD। आइसोटोप की बात करें, द पार्ट ऑफ एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी। अब एंटीजन जो है, इसके ऊपर कुछ तो ऐसा है जिसको एंटीबॉडी तुरंत पहचान ले रही है, उसी को हम बोलते हैं आइसोटोप, इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप ही वह पार्ट है जो एंटीजन का, जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा पहचाना जा रहा है। हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट्स हेल्प इन वैक्सीन डेवलपमेंट। हेप्टेन कैरियर्स क्या होते हैं, संयोजन वैक्सीन विकास में सहायक होते हैं। वैक्सीन के डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट्स हेल्प करते हैं। सुपर एंटीजन क्या होते हैं, सुपर एंटीजन्स एक्टिवेट अ लार्ज नंबर ऑफ टी सेल्स नॉन स्पेसिफिकली। सुपर एंटीजन्स, अब नाम से पता चल रहा है भैया सुपरमैन है, सुपर एंटीजन है, बहुत सारे टी सेल्स को और गैर विशिष्ट रूप से सक्रिय करेगा, यानी स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक आएगा, धड़ाधड़ टी सेल्स बनना आपके बॉडी में चालू हो जाएंगी सुपर एंटीजन अगर आ गया तो। क्योंकि बड़ा आदमी आया है, सुपरमैन आया, तो उसको मारने के लिए भी अपना बॉडी भी सुपरमैन बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बात हो गई। पॉजिटिव सिलेक्शंस ऑफ टी सेल्स ऑकर इन थाइमस कॉर्टेक्स। जो टी सेल्स का पॉजिटिव चयन होता है वो थाइमस के कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। और नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ रिमूवल्स ऑफ सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स कहाँ होता है, नेगेटिव सिलेक्शन रिमूव सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स, यानी नेगेटिव चयन आत्म प्रतिक्रियाशील टी सेल्स को हटा देती हैं। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखो, अब मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए। फ्लैश कार्ड मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन, उसके आंसर बताते आप जाओ। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस अराइव्ड होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ जब ये सारी सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो मैं फ्लैश कार्ड्स की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट कर दूंगा और ट्रू फॉल्स। उसकी सीरीज से भी क्या होगा, सारे लैब का आपका एक बार फिर से रिवीजन स्टार्ट होगा और फिल इन द ब्लैंक सीधे सीधे यहाँ डैश दिया रहेगा, आप उसको फिल करोगे। आंसर तो मैं बताऊंगा, डिटेल्स के साथ बताऊंगा, तो ये सब अपकमिंग सीरीज है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, नर्सिंग की भी एग्जाम आने वाली है, ठीक है। तो नर्सिंग के भी जो आपके भाई बहन हैं, अगर वो हैं तो उनको भी मेरे चैनल पे जोड़ दो। मैं क्या करूँगा, शाम को आपका LT की क्लास आएगी एग्ज़ाम की, BTSC की, और सुबह में मैं क्या करूँगा, नर्सिंग के भी 1 लाइनर्स स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द, अभी 1-2 दिन में तो नहीं, खैर लेकिन 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। तो नर्सिंग के भी जो स्टूडेंट हैं वो मेरे से जुड़ना चालू करो, उनको भी मैं ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चंस कैसे अराइव होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इम्यूनिटी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, मैंने अभी बताया, इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल्स बताओ, एंटीजन कौन प्रोड्यूस करता है, एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं। सॉरी, एंटीजन में बोलो, सॉरी, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, एंटीबॉडी, एंटीजन तो बाहर से आते हैं अपने शरीर में, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है, मैंने बताया पेंटामर होती है, IgM कैसी होती है, पेंटामर होती है। सबसे भारी होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है IgM। तो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, IgM। सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबिन मैंने बताया स्राव में, सिक्रीशंस में पाए जाने वाला एंटीबॉडी कौन सी है, IgA है। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये PYQ है आपका, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, यानी मदर के अंदर है और मदर से बेबी के अंदर प्लेसेंटा से कौन सा एंटीबॉडी जाएगी, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जाएगी, तो IgG जाएगी। IgG को बोलते हैं प्लेसेंटा क्रॉसिंग इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है फैगोसाइटोसिस में, सेल इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। रोल ऑफ MHC क्लास 1, MHC क्लास 1 का रोल बताओ। प्रेजेंट एंटीजन टू CD8+ टी सेल्स, यानी CD8+ टी सेल्स को एंटीजन दिखाएंगी
MSc क्लास 1। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय, मैंने बताया टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, आपके शरीर में कोई धूप का कल चढ़ा गया या परागकण चला गया तो आपकी शरीर एलर्जी के लिए हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी। तो IgE एलर्जी में शामिल कौन सा होता है? IgE शामिल होता है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय IgE। फंक्शंस ऑफ NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल का फंक्शन बताओ। किल वायरस इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं नेचुरल किलर सेल। टी सेल्स कहाँ मैच्योर होती हैं? थाइमस में मैच्योर होती हैं। बोलोगे तो एक बार फटाफट से कमेंट में जरूर बता दो क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। आगे बात करें, सेल्स दैट प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स, सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स क्या होती हैं? एंटीजन, उनको क्या बोलते हैं? APCs बोलते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कौन सी सेल्स होती हैं जो एंटीजन्स को, टी सेल्स को पहचानने में मदद करती हैं? तो उनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, APCs। जैसे मैक्रोफेज हो गई, डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, ये टी सेल्स को एंटीजन दिखाने वाली कोशिकाएं होती हैं। साइट ऑफ बोन बी सेल्स मैचुरेशन, मैचुरेशन जहाँ पे आप मैच्योर हो रहे हो, तो क्या हो रहे हो? मैच्योर हो रहे हो, बोन मैरो आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। परिपक्व, मैचुरेशन क्या होती है? परिपक्व, परिपक्व कहाँ हो रहे हो आप? बी सेल्स के अंदर, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, व्हिच इम्यूनोग्लोबिन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, कौन सी एलर्जी के नाम सुनते ही आपके दिमाग में सीधी सी बात आनी चाहिए? IgE। एलर्जी के नाम सुनते ही क्या आना चाहिए? IgE। मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच इम्यूनिटी, मेमोरी सेल्स कौन सी इम्यूनिटी में फॉर्म्ड होती है? एडाप्टिव इम्यूनिटी में, अर्जित प्रतिरक्षा में। आपने वैक्सीन लगवाया, आपकी सेल्स ने क्या बना ली? मेमोरी बना ली, मैंने डिटेल में समझाई। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किसका पार्ट है? जन्मजात प्रतिरक्षा का, इन्नेट इम्यूनिटी का। नेम ऑफ इम्यून प्रोटीन्स, नेम ऑफ इम्यून प्रोटीन्स दैट इन्हांस फैगोसाइटोसिस, कौन सा इम्यून प्रोटीन होता है फैगोसाइटोसिस को इन्हांस करता है? ऑप्शंस याद कर लेना। व्हिच टी सेल हेल्प किल इन्फेक्टेड सेल्स, कौन सी टी सेल की टाइप होती है जो किल करती है इन्फेक्टेड सेल को, जिसको हम बोलते हैं CD8 या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये किल कर देती है संक्रमित कोशिकाओं को। और कौन सी सेल होती है टी सेल जो हेल्प करती है बी सेल को? तो हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल जिसको हम बोलते हैं CD4, इसको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल या CD4+ सेल। ये क्या करती है? बी सेल्स को हेल्प करती है, उन्हें बताएगी कि भाई एंटीजन आ गया है, अब मारो, ठीक है। तो कौन हेल्प करेगी? हेल्पर टी सेल। अच्छा, जो HIV इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है? इन्हीं टी सेल्स को मारता है। तो इन्हीं टी सेल्स की संख्या घट जाएगी, CD4 सेल्स की संख्या घट जाएगी आपके HIV इन्फेक्शन में। तो क्या अब बी सेल्स को पता लगेगा कि एंटीजन आया है, मार देगा? नहीं पता लगेगा। तो HIV क्या करता है? ऐसे CD4 को घटा देगा। अब आपका शरीर किसी भी पैथोजेंस के लिए ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब आपका शरीर सीधे सीधे बी सेल्स को नहीं बता पा रहा है, क्योंकि टी हेल्पर सेल की कमी हो गई है कि अब पैथोजेंस आए हैं, उन्हें मारना है। तो ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई। आगे हम बात करें इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। इम्यूनोग्लोबिन कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है? मैंने बताया था IgA इम्यूनोग्लोबिन। ये कहाँ पाया जाएगा? मदर के ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाएगा, ठीक है, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। ये चीज़ें इतनी याद रखना IgA से रिलेटेड। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से बताई। दो हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं एंटीबॉडी में, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताओ। मैटरनल एंटीबॉडी, या से माँ से नवजात को मिली एंटीबॉडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल है क्योंकि मदर से मिली हुई है। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताओ। वैक्सीनेशन, ठीक है, टीकाकरण। मेजर फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स का मेजर फंक्शंस क्या है? फिल्टर लिम्फ एंड इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी लसिका को छानना और प्रतिक्रिया शुरू करना, इसी को हम बोलते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड। व्हिच MSC प्रेजेंट ऑन CD4+ सेल्स, MSC क्लास 2 जो होती है वो CD4+ सेल्स पे प्रेजेंट होती है MSC, ठीक है। व्हाट इज एन इपीटोप, इपीटोप क्या है? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजन का वह भाग जिसे एंटीबॉडी पहचानती है, इसी को हम बोलते हैं एपीटोप। व्हाट ट्रिगर्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कौन ट्रिगर करता है? साइटोकाइन, जैसे मैंने बताया IL-1 हो गया, TNF अल्फा हो गया, ये क्या करेंगी? इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करती हैं, सूजन को ट्रिगर करती हैं। व्हाट इज इम्यून टॉलरेंस, इम्यून टॉलरेंस क्या है? नो रिएक्शन टू सेल्फ एंटीजन, यानी स्व एंटीजन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं होना, इसी को बोलते हैं इम्यून टॉलरेंस, ठीक है। हु डिस्कवर वैक्सीन,
इसको भाई 10 स्टार लगा लेना। साइंटिस्ट के नाम में बहुत फेमस नाम है एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था, वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम और क्या कह सकते हैं, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, यानी विलंबित प्रतिक्रिया का प्रकार। ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन इज मेनली मीडिएटेड बाय, ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी आपके मान लो शरीर में कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू ग्राफ्ट किया गया। ठीक है। अब ये ग्राफ्ट रिजेक्ट कैसे होगा, किसके द्वारा रिजेक्ट होगा, टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, क्योंकि वो पहचान लेंगी कि अपने शरीर का नहीं है। ठीक है। इसीलिए हम HLA मैचिंग कराते हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन इस पेंटामेरिक, मैंने बताया सबसे भारी, और पेंटामेरिक कौन सी होती है, IgM होती है। पेंटामेरिक को बोले तो मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा। अब देखो पंचकोणीय संरचना, पांच तरफ से पंचकोणीय संरचना होती है इस एंटीबॉडी की, IgM की। इतनी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। विच ऑर्गन एट्रोफीज विथ एज इफेक्टिंग इम्यूनिटी, देखो एज के साथ इम्यूनिटी घटती जाती है, सबको पता है। किसके कारण से घटती है, किस ऑर्गन के कारण से, थाइमस के कारण से। थाइमस जो होता है एज के साथ साथ डिग्रेड होता जाता है, जिसकी वजह से मैचुरेशन नहीं हो पाता आपके लिम्फोसाइट्स का। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। मेन केमिकल बैरियर इन सलाइवा, सलाइवा का मेन केमिकल बैरियर क्या है, मैंने बताया था, फिजियोलॉजिकल बैरियर है सलाइवा। इसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि स्मॉल पैथोजेंस को किल कर देते हैं। ठीक है। व्हाट आर साइटोकाइंस, साइटोकाइंस क्या है, मैंने बताया था, स्मॉल प्रोटीन्स दैट रेगुलेट इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा को नियंत्रित करने वाले छोटे प्रोटीन। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज इन्वॉल्व विच हाइपर सेंसिटिविटी टाइप, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज जो इन्वॉल्व होती है किस तरह के हाइपर सेंसिटिविटी में, तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो कि इसमें कॉम्प्लेक्स डिजीजेज में इन्वॉल्व होती है। रोल ऑफ डेंड्रिक सेल, डेंड्रिक सेल्स के रोल बताओ। बेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी सर्वश्रेष्ठ एंटीजन प्रस्तुत करने वाली कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रिक सेल्स बोलते हैं। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस आफ्टर इन्फेक्शन, फर्स्ट एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होती है IgM होती है, पहली चीज। मेन फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या है इम्यूनिटी में, फिल्टर्स ब्लड एंड एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स, यानी ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अलावा स्प्लीन क्या होता है, मैंने बताया था सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, सेकेंडरी होता है तो इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा। रोल ऑफ इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स का रोल बताओ। प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करेगी आपका इंटरफेरॉन्स। व्हिच सेल्स लिंक इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी, कौन सी सेल्स होती हैं जो इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी को लिंक करती हैं, तो डेंड्रिक सेल्स होती हैं। ठीक है। तो ये था आपका इम्यूनोलॉजी, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने खत्म किया है। अब देखो मैं इस क्लास में सीरोलॉजी नहीं जोड़ रहा हूँ, पहले तो मेरा यही मूड था कि सीरोलॉजी इम्यूनोलॉजी एक में करेंगे, लेकिन लगभग 1 घंटे की क्लास ये हो रही है। इसके अलावा मैं सीरोलॉजी फिर मैं डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे काफ़ी तेज भागना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं चाहता। हम कल के क्लास में सीरोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि इम्यूनोलॉजी इसके बाद आप कभी इम्यूनोलॉजी में नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना नोट्स के लिए। ठीक है। ओके, अभी तक आप देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।